पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन को 3 पावर सीखिया, कौन दसेगा कि सी, चाहे मैंने सिर्फ पढ़ के दस दो। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन दिया 3 पावर्स कि सीखिया, 3 या 4 सीखिया, कौन दसेगा? हाँ जी अलीशा बोलो। अलीशा बोलो राजे। Sir, for compelling the examination of witnesses and for for compelling compelling the production of, yes sir, बिल्कुल ठीक है, for compelling the production of documents and for सर एक पॉइंट नहीं समझ आया था लेकिन मुझे पता है, फॉर इशूइंग द कमीशन। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली पावर देखो, पावर्स ऑफ लेबर कोड, इसको आप लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, सेम एज बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, कॉपी पेस्ट कर देना इसको, ठीक है। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, तो ब्रैकेट में लिख लो सेम एज बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। पर पेपर में ना ऐसा लिख देना सेम एज बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, कहीं पेपर में भी लिख दो, पेपर में पूरा लिखना, रफली इतना लिख सकते हो, सेम एज बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। तो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की हमने जो पावर कल की थी वो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं जी। क्या कहता है? द कोर्ट इज हैविंग पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट फॉर द फॉलोइंग मैटर्स, कि कोर्ट के पास सिविल कोर्ट वाली पावर भी है, किस मसलों में? नीचे वाले मसलों में। पहला क्या है? फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, लेबर कोर्ट किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल कर सकती है, जिसको लेबर कोर्ट नोटिस भेजेगी, आप हमारे सामने पेश होइए, ठीक है, एज अ विटनेस, उसको आना पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरा है फॉर एग्जामिनिंग एनी पर्सन ऑन ओथ, तो जिस बंदे को बुलाया जा रहा है, उसकी गवाही लेनी है, तो उसको ओथ दी जा सकती है, वो बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं मैं नहीं ओथ लेता, ठीक है। फॉर एग्जामिनिंग एनी पर्सन ऑन ओथ, जो भी आप कहेंगे सच कहेंगे। तो थर्ड क्या है? फॉर कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, लेबर कोर्ट को अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, उसे वो ऑर्डर कर सकती है, आप ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने लेके आइए, आप ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने लेके आइए, ठीक है जी। आप मतलब वो बंदा मना नहीं कर सकता, जैसे कोर्ट को हम जवाब नहीं ना दे सकते, अगर कोर्ट ने हमें कह दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है, आपकी कस्टडी में है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लेबर कोड जो है वो किसी भी पर्सन को कह सकती है, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, वो कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई रजिस्टर ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो कोर्ट कह सकती है इसे आप हमारे सामने पेश कीजिए। नेक्स्ट क्या है? फॉर इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये पॉइंट शायद आपको समझ नहीं आया होगा। फॉर इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कल मैंने समझाया था कि देखो कोई ऐसा पर्सन है जो खुद कोर्ट चल के आ नहीं सकता, अब उसकी गवाही भी लेना जरूरी है, उसके बयान भी दर्ज करना जरूरी है, या कोई ऐसी साइट है उसको इंस्पेक्ट किया जाना जरूरी है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है वहाँ पे खुद जाके देखा जाना जरूरी है कि भाई एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो मतलब जज साहब खुद उठ के नहीं जाते, जज साहब क्या कर सकते हैं, किसी कोर्ट के किसी ऑफिसर को, कोर्ट के किसी एम्प्लॉय को भेजते हैं, और जिसको भेजते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर ऑफ कोर्ट, कि भाई ये कोर्ट की तरफ से कमिश्नर आए हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉर इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कि अगर किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, अगर किसी विटनेस के बयान दर्ज करने हैं और वो विटनेस कोर्ट में आ नहीं सकता, तो फिर उसका क्या तरीका है कि कोर्ट जो लेबर कोर्ट है जो वो कमीशन इशू कर देगी। कमीशन इशू करने का मतलब किसी पर्सन को वहां पे भेजेगी, वो पर्सन कोर्ट के बिहाफ पे जाके उस विटनेस के बयान देगा, दर्ज कर लेगा और लाके कोर्ट के सामने रखेगा, इसको बोलते हैं कमीशन इशू करना। अब ये क्लियर है अलीशा? यस सर। ठीक है राजीव, तो ये है पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट। चलो एक केस डिस्कस करते हैं। केस का नाम लिखो आवाज, AWAZ, आवाज प्रकाशन, एक्चुअली ये न्यूज़पेपर का नाम है, आवाज प्रकाशन मैं अपनी जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हम गूगल पे इस केस को ढूंढेंगे, एक सेकंड रुक जाओ बस। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना अब आपको?
यस सर। यस सर। मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, इतनी देर आप नाम लिख लो, आवाज प्रकाशन, PRAKASHAN प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोद कुमार, आवाज प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सी प्रमोद कुमार। ये है भाई, ये मेरी फेवरेट साइट है indianqanun.org। ठीक है, किसी भी केस को आपने स्टडी करना है तो indianqanun.org पे जा सकते हैं। ये हमारे पास केस आ गया, दिख रहा है आपको, आवाज प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सी प्रमोद कुमार पुजारी 2003। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, दिख रहा है भाई सबको? भाई ऐसे में बोल दो, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, सर। ठीक है राजा, ये देखो, ये जजमेंट है, हम इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। ये मेरा कर्सर टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, आपको दिख रहा होगा। एपिलेंट कौन है? आवाज प्रकाशन। ये क्या है? ये एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। और रिस्पोंडेंट कौन है? वो वर्कर है, वर्कमैन। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट फैक्ट इसके। एपिलेंट चैलेंजेस दी जजमेंट ऑफ दी पटना हाई कोर्ट इन LPA। LPA होता है लेटर पेटेंट अपील, ठीक है, इसका मतलब बाद में समझाऊंगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जजमेंट को पढ़ना कैसे है, ठीक है। जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। दी एपिलेंट वाज रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। एपिलेंट का क्या काम है? वो प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। एंड वाज पब्लिशिंग अ डेली न्यूज़पेपर बाय नेम आवाज। कोई वो न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम है? आवाज। दी रिस्पोंडेंट वाज अ रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर। अब रिपोर्टर कौन होता है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है जी। जर्नलिस्ट भी होते हैं, उसको रिपोर्टर भी बोल देते हैं। रिस्पोंडेंट कौन है? वो रिपोर्टर है उसकी प्रेस में, उसके न्यूज़पेपर में। अकॉर्डिंग टू द एपिलेंट, एपिलेंट क्या कहता है? ही क्लोज डाउन द प्रिंटिंग प्रेस एंड स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ द सेड न्यूज़पेपर। उसने प्रिंटिंग प्रेस जो बंद कर दी और न्यूज़पेपर जो होगा वो पब्लिश करना बंद कर दिया। एंड देयरफॉर द सर्विसेज ऑफ द रिस्पोंडेंट वर नॉट रिक्वायर्ड एंड ही वाज रिट्रेंच्ड फ्रॉम सर्विस। समझ आ रहा है ना कि उसने जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी है, अब न्यूज़पेपर पब्लिश होना बंद हो गया और इसलिए अब रिस्पोंडेंट जो कि रिपोर्टर है उसकी अब उसे जरूरत नहीं है और इसलिए उसे क्या कर दिया गया है? रिट्रेंच कर दिया गया है। अब वो क्या हो गया? वर्कर सरप्लस हो गया। अब देखो, इसमें कोई फॉल्ट है? इसमें कोई वर्कर का फॉल्ट है? क्या वर्कर ने कुछ गलत कमिट किया है? क्या उसने कोई क्राइम किया है? क्या उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है? तो No, फिर sir. कोई फॉल्ट नहीं है ना। उसे मतलब उसे निकाला जा रहा है। अब निकाला क्यों जा रहा है? उसका कोई भी कारण हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस ही बंद हो गई, इसमें वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्चार्ज को हम देखते हुए, डिस्चार्ज रिट्रेंचमेंट हो सकता है, डिस्चार्ज ले ऑफ हो सकता है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी गई, वर्कर जो रिस्पोंडेंट है उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसे रिट्रेंच कर दिया गया। अब वो क्या कहता है? वर्कर क्या कहता है? द रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट हिज रिट्रेंचमेंट वाज इफेक्टेड विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम रिट्रेंचमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे रिट्रेंच करने से पहले क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब रिस्पोंडेंट कहता है कि उन कंडीशंस को तो पूरा नहीं किया गया जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखी हैं, तो इसलिए जो है वो मेरी रिट्रेंचमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है जी। अब केस कहाँ गया है? ये लेबर कोर्ट में गया है। द एपिलेंट डिड नॉट अपीयर बिफोर द लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट में केस चला गया है, वहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है। वहाँ पे जो एपिलेंट है, एपिलेंट कौन? वो न्यूज़पेपर, वो तो अपीयर ही नहीं हुए। जो अपीयर नहीं हुए तो फिर क्या होगा? नेचुरल है, एक्स पार्टी डिसीजन आ जाता है। एक्स पार्टी समझते हैं? एक्स पार्टी पता क्या होता है? Yes, sir. यस सर। एक्स पार्टी क्या होता है? जब एक पार्टी प्रेजेंट ही नहीं हुई तो फिर दूसरी पार्टी के फेवर में जो है मैटर डिसाइड हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। दी लेबर कोर्ट पास एन अवार्ड डायरेक्टिंग द एपिलेंट टू रीइंस्टेट द रिस्पोंडेंट विद बैक वेजेस। लेबर कोर्ट ने एक अवार्ड पास किया कि भाई ये जो क्या है, रिस्पोंडेंट है, इसको वापस जॉब पे रखा जाए। रीइंस्टेटमेंट क्या होता है? वापस जॉब पे रखना विद बैक वेजेस। बैक वेजेस क्या होता है कि जितने टाइम के लिए इसको निकाला गया उसको वेजेस भी देनी पड़ेंगी आपको, ठीक है जी। अब
आगे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एपिलेंट ही केम टू नो ऑफ द अवार्ड ओनली ऑन 28 मतलब एपिलेंट ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कि लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं हुआ, और इसलिए उसने इस अवार्ड के खिलाफ जो है वो रिट पिटीशन फाइल किया। कहाँ पे फाइल किया? पटना हाई कोर्ट में। सिंगल जज डिसमिस द रिट पिटीशन मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। तो सिंगल जज कहते हैं कि नहीं भी बहुत टाइम बाद आए हो, आपको 1994 में हो गया, 89 में उस बंदे को रिप्रेजेंट किया गया था, तो पता नहीं आप कितने टाइम के बाद आए हो। 1994 में वो आया है जो एम्प्लॉयर है, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, एपिलेंट। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, सिंगल जज ने अपील उसकी डिसमिस कर दी। उसने फिर दोबारा अपील फाइल किया एपिलेंट ने, और इस दूसरी अपील को हम लेटर पेटेंट अपील बोलते हैं। जो LPA लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है लेटर पेटेंट अपील, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिवीजन बेंच को अपील लगाई है। द एपिलेंट कंटेंशन दैट द प्रोविजंस। अब यहाँ पे क्या है, वो क्या कंटेंट कर रहा है, इसलिए इसको आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। एपिलेंट कहता है कि भाई भी जो मेरा केस है ना, इस केस के ऊपर जो मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू ही नहीं होता। वो कहता है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता, तो हमारा एक अलग एक्ट है, हमारा मतलब न्यूज़पेपर वालों का। वो एक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज प्रोविजन एक्ट 1955। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो मेरा काम है वो प्रिंटिंग प्रेस का है, न्यूज़पेपर पब्लिश करने का है, और इस काम के ऊपर इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट तो अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। और न्यूज़पेपर के लिए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक अलग कानून बना हुआ है, उस कानून का क्या नाम है, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज प्रोविजंस एक्ट 1955। उसकी मेन कंटेंशन यही है, द एपिलेंट कंटेंशन दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द ID एक्ट मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट had no application was rejected by the learned single judge। सिंगल जज ने उसकी बात नहीं सुनी, सिंगल जज ने उसकी जो अपील है वो रद्द कर दिया। Agreed by the same, the appellant preferred an appeal, an LPA letter patent appeal, and the division bench also found that the pleas raised by the appellant were not maintainable and the LPA was dismissed। डिवीजन बेंच ने भी उस बंदे की अपील जो है वो डिसमिस कर दिया, और इसीलिए ये जो appellant है इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था राजे कि इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होगा या नहीं। ये देखो, ये नाम लिखा हुआ है, ये जो मैंने पैरा खोला ना, वी हर्ड द एपिलेंट काउंसिल, इसकी 3rd लाइन में देखो आप नाम लिखा हुआ है। वो कहता है कि मेरे केस में, एपिलेंट का ये आर्गूमेंट है कि मेरे केस में, इस केस में द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट 1955 ये एप्लीकेबल है, और इस एक्ट के अंडर एक बोर्ड बनाया जाएगा, और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये रिट्रेंचमेंट वैलिड है या फिर नहीं है। वो कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है इसके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई नहीं होता, और लेबर कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे डिसाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बता देता हूँ, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? फैक्ट क्लियर हो गया? हेलो सर। हाँ बेटे बोलो बोलो, फटाफट बोलो। मैम सर जो ये बात है, मतलब हम ऐसे तो हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के हम सीधा सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल करते हैं, पर इस जो ये रिस्पोंडेंट है इसने तो इस केस की फैक्ट समझ आए कि नहीं ये बता दे यार। सर तो सर ओवरऑल समझ आ गए हैं सर, एक पर्टिकुलर वर्ड है जो समझ गए, वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फैक्ट क्लियर हो गए, अब डिसीजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या आता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द आर्गुमेंट ऑफ द appellant that the respondent was a working journalist and only the board constituted under the Working Journalist and Newspaper Employee Provision Act had jurisdiction and not the labor court under IDA has no courts। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया जो ऊपर वाली कोर्ट ने दिया है कि भाई ये तेरा आर्गूमेंट है ना, तू कहता है कि भाई हमारे लिए तो एक अलग एक्ट है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में 1955 एक्ट बोल देते हैं, तो हमारे लिए तो मतलब 1955 एक्ट है, उसके अंदर जो बोर्ड बनाया जाएगा वही इस मैटर को डिसाइड कर सकता है, और लेबर कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके इस आर्गूमेंट को जो है वो डिसमिस कर दिया है, नहीं सुना। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द अपील एंड upheld the